सबसे बड़ी खबर आई है और परेशान करने वाली खबर है वो ये कि चीन ने पाकिस्तान के समर्थन की बात की है। जब युद्ध की बात चल रही थी शुरुआत में ही मैंने ये सवाल उठाया था कि भारत के साथ कौन खड़ा होगा और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको याद है, ट्रंप ने बयान दिया था और उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना अच्छा दोस्त बताया था। यानी सीधे सीधे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा था कि हम भारत का अकेले समर्थन नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा था कि 1,500 साल 2,500 साल पुराना कश्मीर का मसला है, उसको बातचीत करके सुलझाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान का जो वर्जन है उसी वर्जन को गा रहे थे ट्रंप जब 1,500 और 2,500 साल की बात कर रहे थे। जब मुगल काल और उसके पहले भी कश्मीर पर जब मुस्लिम राजा थे उस टाइम से कश्मीर पर अपना हक मानता है पाकिस्तान। और वही बात 1,500 और 2,500 साल की बात करके ट्रंप दोहरा रहे थे। उस समय आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनका बयान आया था, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, और उन्होंने कहा था कि पिछले 30-40 साल से हम आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और ब्रिटेन और अमेरिका का डर्टी काम कर रहे हैं, यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका का डर्टी काम कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की जो घटनाएं हमारे यहां हैं, आतंकवाद की जिन तंजीमों को हम पालते हैं, उनके बारे में ब्रिटेन को, अमेरिका को अच्छी तरह से पता है और ये लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तालिबान के खिलाफ जब अमेरिका की लड़ाई चल रही थी तो जो बेसेस बने थे वो पाकिस्तान में ही बेसेस थे। जाहिर तौर पर उसके पहले जब रशिया समर्थित वहां सरकार थी तो तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू ही अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। और पाकिस्तान बनाया ही ब्रिटेन ने इसलिए था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश ना बन जाए कि कल उनके लिए खतरा हो जाए। अब ऐसे में चाइना था जिससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन हम जानते हैं चाइना के पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा जो नॉर्दर्न एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है, उसमें से एक एरिया काटकर चाइना को बाकायदा गिफ्ट किया है। इसीलिए उमर फारूक बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात तो होती है लेकिन चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी बात कोई क्यों नहीं करता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता है कि कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास है जो पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया है, कोई लड़ाई लड़के उसको नहीं मिला है। इसके अलावा हमेशा हमने देखा है हथियार से, पैसे से, बाकी सारी चीजों से पाकिस्तान की मदद करता रहा है चाइना। अब भारत के साथ चाइना के रिश्ते बहुत समझ में नहीं आते हैं। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भी सबसे अधिक बार चाइना जाने वाले मुख्यमंत्री थे वो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो कई बार चाइना गए। कई बार चाइना के प्रधानमंत्री भारत में आए, उनका स्वागत किया गया, झूला झुलाया गया, वो सारा किस्सा हम जानते हैं। और इन सबके बावजूद अगर चाइना से हमारी दोस्ती ऐसी मजबूत नहीं हो सकी या ऐसी बड़ी दोस्ती नहीं हो सकी, कम से कम इस मामले में वो खामोश रह जाता, तो यह हमारे लिए थोड़ा आश्चर्य की बात है। आपको पता ही है कि चाइना लगातार हमारे इलाकों को कब्जा करने की कोशिश करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के शहरों के, पहाड़ों के, नदियों के नाम बदल देता है, कभी कुछ करता है। इसके पहले आपको याद होगा कि जब बात हुई थी चाइना से युद्ध की तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि चाइना एक बड़ी इकॉनमी है, हम उसके साथ लड़ाई लड़े। आप ये चाहते हैं, मतलब ये कि हम उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। अच्छी बात है, किसी भी पड़ोसी के साथ लड़ाई ना हो तो बेहतर है। और चाइना जैसा मुल्क जिसके फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे दुनिया का बाकी इलाका हो, हर जगह चाइनीज फुटप्रिंट बढ़ते जा रहे हैं। उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है। इस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में चाइना है और वो लगातार पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने कहा था कि दुनिया अमेरिका के बिना चल सकती है लेकिन चाइना के बिना नहीं चल सकती। आप इससे अंदाज लगा लीजिए चाइना कितनी बड़ी ताकत लगातार बनता जा रहा है। हालांकि मेरे समझ में नहीं आता है, चाइना अपने आप को एक कम्युनिस्ट कंट्री कहता है। अपने देश के अंदर उइगर मुसलमानों के खिलाफ उसने बाकायदा अभियान चलाया है, लेकिन वही चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जो लगातार खुद ही यह मान रहा है कि वह आतंकवाद को प्रश्रय देता है। दरअसल कहीं ना कहीं यह हमारी कूटनीति की नाकामयाबी है। इशाक डार जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है उसकी बात हुई थी चीन के विदेश मंत्री वांग ई से, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने, जो चाइना का अखबार है, चाइना का सरकारी अखबार है, चाइना में सरकारी अखबार ही होते हैं, प्राइवेट अखबारों की तो वहां इजाजत नहीं है, तो चाइना के सरकारी अखबार ने बताया कि इस बातचीत में चाइना ने इस बात का समर्थन किया कि वहां पर पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर जांच हो। दरअसल पाकिस्तान ने यह मांग की है कि जो घटना हुई है पहलगाम की, जिसका आरोप हम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और कम से कम मैं तो इस मामले में बिल्कुल श्योर हूं कि जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ था।
मैं कश्मीर को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कश्मीर में पाकिस्तान ने कैसे 90 के दशक से ही लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, कैसे कश्मीरी लड़के पाकिस्तान जाते थे, वहां उनको हथियारों की ट्रेनिंग मिलती थी और उसके बाद वो लौट कर आते थे और देश में आतंकवाद फैलाते थे। ये सारी चीजें मैं बहुत कायदे से जानता हूं, ऐसे लोगों से मिला हूं जो उस दौर के गवाह हैं जब कश्मीर की सड़कों पर पिंडी पिंडी रावलपिंडी का नारा लगता था, बसें घूमती थीं और उन बसों में बिठाकर युवाओं को ले जाया जाता था पाकिस्तान, वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का आतंकवाद हमेशा से रहा है 90 के बाद, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन पाकिस्तान यह कह रहा है कि पहलगाम में जो कुछ घटना हुई है उसकी जांच एक इंटरनेशनल कमेटी करे, और ये जो इंटरनेशनल कमेटी करे इसमें चाइना भी रहे और रशिया भी रहे। अब जाहिर है चाइना के बारे में वो कॉन्फिडेंट है कि चाइना तो हमारे लिए ही काम करेगा। रशिया का नाम लेना बहुत इसमें मजेदार है। रशिया भारत का ट्रेडिशनल रूप से दोस्त रहा है। आज सारे लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, जिनके शासन में बांग्लादेश वार में पाकिस्तान ने समर्पण किया था और पाकिस्तानी सैनिकों की बाकायदा पैंट उतारो सेरेमनी हुई थी। उस युद्ध में अगर बांग्लादेश युद्ध को आप याद करेंगे तो रशिया हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा था, जबकि अमेरिका खड़ा था पाकिस्तान के साथ। चाइना ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। चाइना ने पाकिस्तान का जबानी समर्थन तो किया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। रशिया लेकिन पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा था। रशिया के साथ इंदिरा गांधी ने, उस जमाने में यूएसएसआर था, इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के साथ समझौता किया था कि अगर यूएसएसआर के ऊपर कोई हमला होता है तो उसको भारत के ऊपर हमला माना जाएगा, और अगर भारत के ऊपर कोई हमला होता है तो उसको यूएसएसआर पर हमला माना जाएगा। और अमेरिकी जो 7वां 8वां बेड़ा आ रहा था वो अगर रुक गया था तो सिर्फ इसलिए रुक गया था कि उसको पता था कि अगर वो इस जंग में हस्तक्षेप करेगा तो रशिया भी भारत की तरफ से दखल करेगा। ये थी कूटनीति इंदिरा गांधी की। और उसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया तो पाकिस्तान से बांग्लादेश आना बेहद बेहद मुश्किल हो गया। लंका भी तब हमारे साथ था, तो लंका ने भी अपना एयर बेस यूज नहीं करने दिया और इसका फायदा हमको उस जंग में मिला। हमने फैसलाकुन तरीके से हराया पाकिस्तान को। असल में कोई भी लड़ाई जो है आज वो केवल दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रह गई है, इंटरनेशनल लड़ाई हो जाती है। अब पाकिस्तान रशिया का नाम क्यों ले रहा है, यह थोड़ा चिंता पैदा करने वाली बात है। देखिए, जो कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है इजराइल के साथ, जिस तरह से अमेरिका खड़ा है और जिस तरह से लगातार वो ईरान को सैंक्शन कर रहा है, चाइना को सैंक्शन कर रहा है और उसने रशिया को सैंक्शन किया है, उसमें रशिया, चाइना और ईरान के बीच में एक ट्रायंगल बना है, आपसी सहयोग का ट्रायंगल बना है। ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बात तो अमेरिका से कर रहे हैं डील के लिए, लेकिन उसके पहले लगातार चाइना और रशिया जा रहे हैं। ईरान के साथ रशिया का एक स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ है, ईरान के साथ चाइना का एक समझौता है, चाइना और ईरान के बीच में ट्रेड जबरदस्त है। तो यह एक त्रिकोण बना है जो एक इंटरनेशनल पावर बन के सामने आ रहा है। अब जब चाइना पाकिस्तान के साथ आया है तो उम्मीद उसको यह है कि चाइना रशिया को भी खींच के पाकिस्तान के साथ लाएगा। हालांकि अभी तक पुतिन ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे यह माना जाए कि उन्होंने कोई ट्रेडिशनल जो अपनी पोजीशन भारत के साथ रही है वो बदली है, बल्कि उनका जो एक बयान आया है वो भारत के समर्थन में ही आया है। और ईरान के बारे में भी बता दूं कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान का खुल के समर्थन नहीं किया है। उसका इकलौता बयान, जो अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका जो इकलौता बयान आया है वो बयान यह कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ती है तो हम हाजिर हैं। भारत के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच में उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं, हम जानते हैं, बॉर्डर के ढेर सारे इश्यूज हैं। हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ ईरान के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर लड़ाई वाली बात आती है, जंग जैसी बात आती है, तो हम दोनों के बीच में बैठकर टेबल पर मुद्दा सुलझाने में मदद कर सकते हैं। यही बात चाइना ने भी कही है। साथ देने की बात की है पाकिस्तान की। आप सोचिए, आतंकवादी हमला हमारे ऊपर हुआ है और चाइना जो है वो पाकिस्तान की सुरक्षा की बात कर रहा है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी की बात कर रहा है। अरे सोराइन तो हम है ना, हम भी तो सोराइन हैं। और हमारे देश के ऊपर अगर पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया है तो फिर आप पाकिस्तान की चिंता कैसे कर रहे हैं और हमारे बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? लेकिन इन सबके बावजूद चाइना भी यही कह रहा है कि बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लिया जाए। यानी अमेरिका ने कह दिया, चाइना ने कह दिया, ईरान ने कह दिया, ये तीन मुल्क कम से कम ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बातचीत करके मुद्दा सुलझाया जाए। उधर सीमा पर तनाव है, हालांकि जंग जैसी स्थिति अभी नहीं बनी है, लेकिन पाकिस्तान पिछले 3-4 दिन से लगातार जो दोनों के बीच में सीज फायर है, सीज फायर ट्रीटी है, उसका लगातार उल्लंघन कर रहा है। उधर से गोला बारूद इधर फेंक रहा है। तो जाहिर है भारत की सेना भी उसका माकूल जवाब दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल युद्ध जैसा कोई माहौल दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान सेना अपनी तैयारियां कर रही है, हिंदुस्तानी सेना अपनी तैयारियां कर रही है, जो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन तुरंत कोई जंग हो जाएगी ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। और देखिए, किसी भी जंग के पहले इतनी तैयारी की जरूरत है कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी जबरदस्त मिल जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस मामले में पिछड़ रही है।
इंटरनेशनली जिस तरह से कूटनीति होनी चाहिए थी, देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और आप देखिए, अगर केवल साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान तो खैर अगर जंग होनी है तो पाकिस्तान से ही होगी। बांग्लादेश जिसको बनवाया हमने, वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, और चाइना बांग्लादेश में अपना फुटप्रिंट काफी बढ़ा चुका है। तो बांग्लादेश आपके साथ तो कतई नहीं आएगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा कोई नहीं जानता। नेपाल, हालांकि नेपाल का कोई खास महत्व नहीं है इस युद्ध में, ना वो सीमा के आसपास है ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद कूटनीतिक तौर पर भी नेपाल आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि चाइना का फुटप्रिंट नेपाल में बहुत ज्यादा है। श्रीलंका जाहिर तौर पर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। जो नए राष्ट्रपति बने हैं वहां पर उन्होंने भारत के साथ संबंध अच्छे करने की पहल की है। नरेंद्र मोदी जी अभी वहां गए थे, उनका अच्छा खासा स्वागत हुआ है। इसके अलावा वहां अडानी का पोर्ट फिर से शुरू हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति फालतू के किसी बवाल में नहीं पड़ना चाहेंगे। वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, वो अपना न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे। बयान देना होगा तो यही बयान देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे पड़ोस के दो देश आपस में लड़ाई करें, तो वो यही बयान देंगे कि आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए। यूरोप किसी भी हाल में किसी एक कंट्री के साथ खड़ा नहीं होगा, यह मैं आपको बता दूं। यूरोप ना तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा ना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यूरोप के मुल्क ये देखेंगे कौन हमारा हथियार खरीद सकता है, उसको हथियार बेचेंगे, लेकिन किसी एक के साथ खड़े नहीं होंगे। वो भी यही कहेंगे कि बातचीत करके मुद्दा सुलझा लिया जाए। रशिया जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का समर्थन किया है, रशिया भारत का समर्थन करेगा कि नहीं करेगा अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि पहला बयान जो आया है उसमें उसने कंडेम भी किया था इन घटनाओं को, और भारत को हर तरह का समर्थन देने की बात भी की थी। अगर यह कंटिन्यू रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि एक समय ब्रिक्स के बहाने लगा था कि रशिया के साथ हमारे रिश्ते फिर से बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय गए यूक्रेन, जिसको लेकर रशिया की नाराजगी है। और अब जब ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की दोबारा बात चली तो भारत ने कह दिया कि वो ऐसी किसी कॉमन करेंसी का समर्थन नहीं करेगा। और अमेरिका के लगातार करीब जाने की जो एक कोशिश है वो दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि भारत वो पहला मुल्क बन जाएगा जो अमेरिका के साथ